See, we have already studied about the various philosophies, ठीक है, स्पेशली रिलीजियस फिलोसफीज़। तो हमने देखा कि बुद्धिज़्म और जैनिज़्म को आपका हेटेरोडॉक्स फिलोसफी में काउंट किया जाता है, इनको नास्तिक स्कूल्स ऑफ थॉट में काउंट किया जाता है। हमने डिटेल में पढ़ा जैन फिलोसफी के बारे में, जैन हिस्ट्री के बारे में, जैनिज़्म की रिलीजन क्या कहता है, ठीक है, वेरियस डॉक्ट्रिन्स प्रिंसिपल्स क्या क्या है। तो सिमिलरली हमने बुद्धिस्ट फिलोसफी और बुद्धिस्ट रिलीजियस प्रैक्टिसेस के बारे में भी पढ़ा। तो अब आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि बुद्धिज़्म का इंडियन सब कॉन्टिनेंट में क्या कंट्रीब्यूशन रहा, क्या सिग्निफिकेंस रहा। इसमें हम 13-14 पॉइंट्स कवर करेंगे और फाइनली हम देखेंगे कि बुद्धिज़्म का डिक्लाइन इंडिया में, उसके पीछे मेजर रीजन्स क्या थे, किस रीज़न की वजह से क्या है बुद्धिज़्म डिक्लाइन किया इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि बुद्धिज़्म का सिग्निफिकेंस एंड कंट्रीब्यूशन, इसको हम स्टडी करने की कोशिश करेंगे थ्रू माइंड मैप्स, ठीक है। सबसे पहले हम देखेंगे द फर्स्ट पॉइंट इज बुद्धिज़्म चैलेंज्ड द कास्ट सिस्टम। ठीक है, तो बुद्धिज़्म को एज ए काइंड ऑफ सोशल रेवोल्यूशन माना गया है, ठीक है। इट वॉज अ काइंड ऑफ अ रिबेलियन अगेंस्ट द इनइक्वालिटीज प्रोपगेटेड बाय द कास्ट सिस्टम, ठीक है। तो इसीलिए क्या है, बुद्धिज़्म ने हमें बोला कि इगैलिटेरियन वे ऑफ लाइफ होना चाहिए, हर किसी को इक्वली ट्रीट करना चाहिए। तो बुद्धिज़्म का जो फोल्ड था, बुद्धिज़्म का जो ऑर्डर था, ठीक है, जो संघ था जिसमें लोगों को एडमिट किया जाता था, यहां पे कोई किसी भी टाइप की डिस्क्रिमिनेशन नहीं होती थी। देयरफॉर देयर वाज नो डिस्क्रिमिनेशन। Everyone was admitted, ठीक है। There was no discrimination on the basis of one identity, on the basis of one primordial identity, ठीक है। आप किसी भी कास्ट के हो, कोई भी रिलीजन हो आपका, किसी भी क्लास के हो, किसी भी जेंडर के हो, ठीक है। ये जो बुद्धिस्ट जो ऑर्डर था, बुद्धिस्ट संघ था, इट वाज ओपन टू एवरीवन इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर प्राइमोर्डियल आइडेंटिटीज, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर कास्ट, रिलीजियस क्लास, जेंडर आइडेंटिटी, ठीक है। तो इसको क्या बोला गया, ये जो ऑर्डर है इसको बोला गया है संगम, ठीक है। ये ऐसा संगम है जिसमें आपकी जो प्रीवियस आइडेंटिटी है वो मैटर नहीं करती है। प्रीवियस यू विल गेट रिड ऑफ योर प्रीवियस आइडेंटिटी, चाहे आप किसी भी कास्ट के हो, हाई या लो के हो, किसी भी रिलीजन के हो, ठीक है, कोई भी आप क्लास के हो, आप रिच हो, पुअर हो, जेंडर मैन है, वुमेन है, ठीक है। तो आपका ये क्या है, रिलीजियस आइडेंटिटीज और ये वेरियस प्राइमोर्डियल आइडेंटिटीज बिल्कुल मैटर नहीं करती हैं। तो क्या है, ये क्या है, एक संगम था, ये ऑर्डर एक संगम था जिसमें डिफरेंट बैकग्राउंड के लोग आते थे और वो प्रीवियस आइडेंटिटीज को उनको भुलाना पड़ता था, ठीक है। जैसे ये संगम में मर्ज होंगे, ये है उनकी कोई प्रीवियस आइडेंटिटी नहीं रहेगी, एवरीवन वाज इक्वल, ठीक है। तो इगैलिटेरियनिज्म और इक्वालिटी लेके आया बुद्धिज्म इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। ये जो ब्राह्मणिकल रिलीजन ने जो कास्ट सिस्टम, एक इंस्टीट्यूशन ऐसा बना दिया था जिससे इनइक्वालिटी को लेजिटिमाइज कर दिया गया था। वेरियस रिलीजियस टेक्स्ट वर रिटन टू जस्टिफाई द इनइक्वालिटी, ठीक है। तो इसको काउंटर करने की कोशिश की सबसे पहले, तो इसको एज ए सोशल रेवोल्यूशन भी माना जाता है, सोशल रिफॉर्मेशन भी माना जाता है।
तो इसलिए जब हम पढ़ते हैं इंडिया के सोशल रिफॉर्मेशन के, तो उसके फर्स्ट हम अलग अलग फेसेस में पढ़ते हैं। तो आपको जो सबसे फर्स्ट जो फेस 1 आएगा उसमें हम देखते हैं बुद्धिज्म और जैनिज्म जो रिफॉर्म्स लेके आए, दैट इज द फेस 1 ऑफ सोशल रिफॉर्मेशन ऑफ द इंडियन सोसाइटी। ऐसे ही आपका फेस 2 में क्या आएगा, फेस 2 में आएगा आपका भक्ति मूवमेंट, जो कि मिडिवल इंडिया में स्टार्ट होगी। तो आपका एंशियंट इंडिया में बुद्धिज्म और जैनिज्म रिफॉर्म लेके आएंगे। फिर फेस 2 भक्ति मूवमेंट क्या करेगा, ये आपका मिडिवल इंडिया में रिफॉर्म लेके आएगा। और फाइनली आपका फेस 3 में आपका रिफॉर्म होगा मॉडर्न इंडिया में, रिनेसा जब आएगा, ठीक है, जब इंडिया की इनलाइटनमेंट एज स्टार्ट होगी। सो दिस इज अ पार्ट ऑफ योर मॉडर्न इंडिया। तो ये वेरियस फेसेस में हम इंडिया की रिफॉर्मेशन, सोसाइटी की रिफॉर्मेशन के बारे में पढ़ते हैं। ये जो फेज 3 है, इसमें आपके वेरियस सोशल रिफॉर्मर्स आएंगे, आप मॉडर्न इंडिया में पढ़ेंगे। ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ठीक है, वुमेन की अपलिफ्टमेंट के लिए उन्होंने काम किया। फिर आपके राजा राममोहन रॉय, जिन्होंने सती प्रथा के खिलाफ क्या है काम किया, और वेरियस सुपरस्टिशंस और इविल्स को भी चैलेंज किया। फिर हम देखेंगे दयानंद सरस्वती, जिन्होंने बोला कि हिंदू रिलीजन में जितनी भी आपकी डेविएशंस और जितनी भी डाइवर्जेंस की वजह से क्या है आपका हिंदू रिलीजन क्या है आपका वो डिग्रेड कर गया, डिके कर गया, उसमें कुछ ना कुछ क्या है कुरीतियाँ आ गई हैं, ठीक है, डिफॉर्मेशंस आ गई हैं। क्योंकि आप बोल रहे हो, दयानंद सरस्वती बोलते हैं कि आप अपने जो ओरिजिनल जो हिंदुइज्म है, जो वैदिक हिंदुइज्म है, उससे आप डेविएट कर गए हो, इसी की वजह से ये सब हुआ है। So this was the first contribution. Second, Buddhism challenged the Brahmanical supremacy. Buddhism challenged the Brahmanical supremacy. इसका मतलब क्या है कि जो ब्राह्मणिकल ये क्या है सुप्रीमेसी थी, इनकी नॉलेज के ऊपर, इनकी मोनोपोली थी नॉलेज के ऊपर, ठीक है। और इस नॉलेज की वजह से ही क्या है लोगों के देवर ये जो नॉलेज थी इट वाज ओनली अवेलेबल टू द इलीट्स, ठीक है, क्योंकि ये संस्कृत लैंग्वेज में थी, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि आपके लोगों को रिलीजन की इतनी क्या है जानकारी नहीं होगी, क्योंकि सारी की सारी जो रिलीजियस नॉलेज है वो ब्राह्मण्स ने मोनोपोलाइज की हुई है, क्योंकि उन्होंने कहीं ना कहीं संस्कृत में जिसमें कि वेरियस रिलीजियस स्क्रिप्चर्स लिखे गए हैं उन पे उनकी नॉलेज की मोनोपोली थी। सेकंड, इसी में ब्राह्मणिकल सुप्रीमेसी में जब उनके पास नॉलेज की डोमिनेंस है, मोनोपोली है, तो रिचुअलिज्म भी प्रोपगेट किया गया, ठीक है, वेरियस काइंड ऑफ सुपरस्टिशंस प्रोपगेट किए गए, ठीक है, आपका जो चैंटिंग ऑफ मंत्रास, ठीक है। फिर ये देखेंगे कि चैंटिंग ऑफ मंत्रास के साथ साथ उन्होंने आपका वेरियस एलोबरेट सैक्रिफिशियल फॉर्मूलाज, इसमें क्या जब भी आपका सेक्रीफाइस होता था, यज्ञ होता था, तो उसमें क्या है बिना प्रीस्ट के आपका यज्ञ नहीं हो सकता था, क्योंकि आपका जिस फ्रीक्वेंसी से जो आपके जो मंत्र चैंट होंगे वो फ्रीक्वेंसी पे आपके खाली ब्राह्मण्स को ही वो नॉलेज है, ठीक है। और आपका क्या है किस किस टाइप के रिचुअल्स होने चाहिए, कॉम्प्लेक्स और एलोबरेट रिचुअल्स थे, उसकी ज़्यादातर जानकारी आपकी जो स्पेशलिस्ट थे जो रिलीजन के, जो ब्राह्मण्स दे वर द स्पेशलिस्ट ऑफ द रिलीजन, उनको नॉलेज थी। तो उन्होंने इसको मोनोपोलाइज किया हुआ था। तो वो क्या बोलते थे कि आप क्या है अटेन कर सकते हो हेवन, अगर आपको हेवन अटेन करना है, अपनी सिंस को रिमूव करना है, तो क्या है आप यज्ञ करो, और यज्ञ के थ्रू आप प्लेसेट करो, प्लीज करो भगवानों को, जिसके थ्रू वो आपको आशीर्वाद देंगे, ठीक है। और ये क्या है, ये बिना एक ब्राह्मण की प्रेजेंस के बिना नहीं हो सकता है। तो ब्राह्मण्स ने
पूरा रिलीजन को मोनोपोलाइज किया हुआ था। ठीक है, तो इन्होंने क्या ब्राह्मणिकल सुप्रीमेसी को कैसे चैलेंज किया? सी चैलेंज ऐसे किया कि जब बुद्धा आए तो उस टाइम पे क्या जो आपके ब्राह्मण थे देवर इंटरमीडियरीज, देवर द मिडल मैन बिटवीन गॉड एंड द कॉमन पीपल। ठीक है, तो उसमें क्या है बोला गया कि मल्टीपल सेक्रीफाइस करो डिफरेंट गॉड्स को प्लीज करने के लिए। ठीक है, तो डिफरेंट काइंड ऑफ सेक्रीफाइस होगा डिफरेंट पर्पस के लिए। तो बुद्धा ने बोला कि ये जो कॉम्प्लेक्सिटी थी रिलीजन में, ये जो सुप्रीमेसी और मोनोपोली थी, ये कॉम्प्लेक्सिटी इन्होंने क्या है, ही रिमूव्ड और एलिमिनेटेड दिस कॉम्प्लेक्सिटी इन द रिलीजन। आपके इतने एलोबरेट फॉर्मूलाज होंगे, आपका मंत्र होंगे, ठीक है, रिचुअल होंगे, सुपरस्टिशंस होंगे, इनको एलिमिनेट करने की कोशिश की। ये जो कॉम्प्लेक्सिटी थी, इन्होंने बोला कि अगर आपको निर्वाणा अटेन करना है, ठीक है, तो इट इज क्वाइट सिंपल। इन्होंने बोला कोई गॉड का और सोल का इन्होंने कोई कंसेप्ट नहीं दिया बुद्धिज्म में। ठीक है, तो उन्होंने बोला कि अगर आपको निर्वाणा अटेन करना है तो मैं आपको एक प्रैक्टिकल सॉल्यूशन देता हूं, प्रैग्मेटिक सॉल्यूशन देता हूं, और जो मैंने जो पाथ दिया है उसको बोलेंगे अष्टांगिका मार्ग, द 8 फोल्ड पाथ। अगर आप इस 8 फोल्ड पाथ को फॉलो करोगे तो आपको सैल्वेशन और मोक्ष मिल जाएगा। ठीक है, तो ब्राह्मणिकल सुप्रीमेसी को भी इन्होंने चैलेंज किया। थर्ड, सी बुद्धा जो थे ही ब्रॉट रिलीजन क्लोजर टू पीपल। ठीक है, ठीक है, तो ही ब्रॉट रिलीजन क्लोजर टू पीपल। ऐसे कैसे? सी इससे पहले जो रिलीजियस स्क्रिप्चर्स लिखे जाते थे, हम देखेंगे वो लिखे जाते थे संस्कृत में। ठीक है, और संस्कृत की मोनोपोली थी ब्राह्मण्स के पास। तो एवरीवन वाज नॉट एजुकेटेड, हर किसी को वैदिक नॉलेज नहीं थी, संस्कृत की नॉलेज नहीं थी आम आदमी को। तो उनको लगता कि रिलीजन बड़ा ही कॉम्प्लेक्स चीज़ है। ठीक है, बहुत ही इसको हाईली नॉलेजेबल पर्सन ही एक्वायर कर सकता है। ठीक है, तो एक एलिटिस्ट काइंड के इंटेलेक्चुअल माइंडसेट का ही, जिसको उतनी एजुकेशन रिसीव हुई है, वो ही रिलीजन को एक्वायर कर सकता है, वो ही सच्चे भगवान को जान सकता है। तो इन्होंने क्या किया, सबसे पहले रिलीजन को सिंपल कर दिया। हमने बोला कि कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस कर दिया। ठीक है, तो एक तो सिंपल कर दिया लोगों को समझने के लिए। दूसरा, इन्होंने क्या, ही प्रोपगेटेड इज रिलीजन। उन्होंने प्रोपगेट किया किसमें, पाली लैंग्वेज में। तो पाली लैंग्वेज है आम आदमी के द्वारा बोली जाती थी। तो जब आम आदमी की जिस लैंग्वेज में बोली जाती थी, उनको उस लैंग्वेज में उन्होंने समझाया कि रिलीजन क्या है। ठीक है, किस टाइप का आपका कोड ऑफ कंडक्ट होना चाहिए, रिलीजियस प्रिंसिपल्स कैसे होने चाहिए। तो उन्होंने सिंप्लीफाई कर दिया पूरा रिलीजन को। तो जो जितना भी रिलीजन का जो मिस्टिफिकेशन था, उन्होंने उसको डीमिस्टिफाई कर दिया। डीमिस्टिफिकेशन, जो एक रहस्य सा बना हुआ था कि रिलीजन ये है, क्योंकि ब्राह्मणिकल सुप्रीमेसी थी, तो उसका डीमिस्टिफिकेशन किया आपके बुद्धा ने। ठीक है, पाली लैंग्वेज में ही ब्रॉट रिलीजन क्लोजर टू पीपल। ठीक है, इसके साथ साथ हम देखते हैं कि सी उस टाइम पे हम देखेंगे कि आपका 6th सेंचुरी बीसी में महाजनपद का राइज हुआ। उस टाइम पे ही 6th सेंचुरी बीसी में आपके बुद्धा बिलोंग करते हैं 6th सेंचुरी बीसी को। तो उस टाइम पे लेवल ऑफ मटीरियलिज्म बहुत ज़्यादा था। ठीक है, तो क्या है, एडवांसमेंट हो रही थी सोसाइटी की। तो इससे क्या है, जो रिच जो लोग थे, इसका मटेरियलिज्म का, ये जो इकोनॉमिक बूम का, इसका फायदा उठा के और ज़्यादा रिच हो गए। ठीक है, जैसे आपका जो किंग था, उसके पास और ज़्यादा वेल्थ होगी, क्योंकि स्टेट का टैक्सेशन बढ़ जाएगा, उसकी ट्रेजरी बढ़ जाएगी। ये हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे आपका महाजनपद के राइज में। ठीक है, मर्चेंट्स थे वो और ज़्यादा रिच हो जाएंगे, मर्चेंट्स और ट्रेडर्स, क्योंकि आपका यहाँ पे ट्रेड फ्लरिश करने लग जाएगा। ठीक है, तो आपके रिच जो है उनकी वेल्थ और ज्यादा बढ़ रही है। अब हम देखते हैं कि सोसाइटी का जो एज ए कलेक्टिवली
अपलिफ्टमेंट हुआ, मटेरियल अपलिफ्टमेंट हुआ, तो सोसाइटी के जो जितने भी सेक्शन थे सभी का कहीं ना कहीं इकोनॉमिक एडवांसमेंट रहा होगा। तो हम देखेंगे किसी एब्सोल्यूट पॉवर्टी का कंसेप्ट होता है एक, ठीक है, एक लाइन डिफाइन की जाती है, अगर आप इतने पैसे से कम कमाते हो तो आप पुअर हो, यू आर एब्सोल्यूट पुअर। तो ये लाइन जो थी इसी एब्सोल्यूट पॉवर्टी की लाइन तो उस टाइम पे ऊपर की तरफ शिफ्ट कर रही थी, क्योंकि पूरी की पूरी सोसाइटी क्या है, सोसाइटी का मटेरियल एडवांसमेंट हो रहा है। लेकिन जितना पैसा जो ये जो नीचे वाले सेक्शंस है, जो बॉटम सेक्शंस है, उनके पास आना चाहिए उतना नहीं आ रहा था, ठीक है। तो आपका जो रिच और पुअर के बीच में जो गैप है, रिच और पुअर के बीच में जो गैप है वो बढ़ रहा था, ठीक है। आपके जो हैव्स, रिच मतलब हैव्स जिनके पास है, और पुअर मतलब हैव नॉट्स, इनके बीच का गैप बढ़ रहा था। तो आपकी क्या है, इनइक्वालिटी राइज कर रही थी इस टाइम पे, ठीक है। तो इनइक्वालिटी राइज करना मतलब आपकी एब्सोल्यूट पॉवर्टी तो घट रही है, मतलब लेकिन आपकी रिलेटिव पॉवर्टी, आपका रिलेटिव पॉवर्टी में राइज हो रहा है, ठीक है। मतलब रिलेटिव अक्रॉस द डिफरेंट क्लासेस, डिफरेंट सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। तो इसमें क्या होगा, जो बॉटम सेक्शन जो होगा, पुअर जो सेक्शन होगा, तो उसमें क्या होगा, एक काइंड ऑफ, इट विल क्रिएट अ काइंड ऑफ एलियनेशन। उसमें क्या है, एक आक्रोश आ जाएगा, डिसकंटेंटमेंट आ जाएगी। और आप जीएस पेपर 3 में पढ़ोगे पॉवर्टी ब्रीड्स एक्सट्रीमिज्म, तो पॉवर्टी की वजह से एक्सट्रीमिज्म होगा। ये जो आपका रिलेटिव पॉवर्टी आ रही है, ये जो एलियनेशन आ रहा है, ये कहीं ना कहीं वायलेंट फॉर्म में आपका एक्सप्रेस होगा, ठीक है। रिलेटिव डेप्रीवेशन बढ़ रहा है। तो इसके लिए बुद्धा ने क्या काउंटर किया कि बुद्धा ने बोला कि मिडल पाथ फॉलो करो, ठीक है। तो बुद्धा ने क्या बोला कि सोसाइटल वेल्थ का जो रिच से पुअर की तरफ, सोसाइटल वेल्थ का रिच से पुअर की तरफ क्या होना चाहिए, आपका रीडिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। रीडिस्ट्रीब्यूशन, जो रिच पीपल है उनको रीडिस्ट्रीब्यूशन कैसे करना चाहिए, थ्रू चैरिटी एंड अदर वर्क्स, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं इनइक्वालिटी और रिलेटिव पॉवर्टी को कम करने की कोशिश की, क्योंकि इसकी वजह से एक्सट्रीमिज्म बढ़ सकता है। तो बुद्धा ने क्या बोला, अहिंसा होनी चाहिए, नॉन वायलेंस। तो इसको भी कहीं ना कहीं काउंटर करने की कोशिश की। अब हम देखते हैं आगे क्या क्या कंट्रीब्यूशन रहा आपका बुद्धिज्म का। तो हम सिग्निफिकेंस देख रहे हैं और कंट्रीब्यूशन देख रहे हैं, ठीक है। ऑलरेडी 4 पॉइंट्स हम कवर कर चुके हैं। 5th पॉइंट इज, Buddhism challenged the cult of sacrifice as prevalent in the Hindu society, ठीक है। वैदिक हिंदुइज्म में आपका स्पेशली लेटर वैदिक पीरियड में आपका जो यज्ञ है, यज्ञ है, उसको लार्ज स्केल पे प्रमोट किया गया बाय ब्राह्मण्स। इससे क्या होगा, आपका यज्ञ जब प्रमोट किया जाएगा, इसमें क्या होता था कि आपको बलि और सैक्रिफाइस देना पड़ेगा, बिकॉज इट इज ए सैक्रिफाइस। तो सबसे जो डियर जो था इनका, सबसे सैक्रिफाइस किस चीज़ का दिया जाएगा, जो वैल्यूएबल चीज़ होगी। तो हमने देखा कि ऋग वैदिक पीरियड और लेटर वैदिक पीरियड में जो वेल्थ है वो मोस्टली आपकी इन टर्म्स ऑफ कैटल डिटरमाइन होती थी। तो अगर आपको भगवान को प्लीज करना है तो आपको मोस्ट वैल्यूएबल चीज़ देनी पड़ेगी। तो कैटल का लार्ज स्केल पे सैक्रिफाइस होने लग गया था। तो इसको काउंटर करने के लिए बुद्धिज्म ने एक तो क्या बोला, अहिंसा, ठीक है। उसमें क्या इन्होंने नॉन किलिंग ऑफ एनिमल्स को भी, अहिंसा के उसमें नॉन किलिंग ऑफ एनिमल्स को भी प्रमोट किया। तो सुत्त निपत करके एक बुद्धिस्ट टेक्स्ट है, इट इज ए बुद्धिस्ट टेक्स्ट, ठीक है, इट्स ए बुद्धिस्ट रिलीजियस टेक्स्ट। उसमें क्या बोला गया है, 3 वर्ड्स का यूज हुआ है। उसमें बोलता है कि काउज आर द प्रोवाइडर्स ऑफ फूड, अन्न देते थे, तो अन्नदा बोला गया है काउज को, ठीक है। अन्नदा मतलब दे आर द प्रोवाइडर्स ऑफ फूड, ठीक है। साथ साथ
उनको क्या बोला गया है कि सुखदा, दे आर द प्रोवाइडर्स ऑफ हैप्पीनेस। ठीक है, काउज आपको हैप्पीनेस प्रोवाइड करती है। ओके, और लास्टली काउ इज ए ब्यूटीफुल क्रिएचर, तो वन्नदा मतलब इट इज अ सिंबल ऑफ ब्यूटी। ठीक है, तो काउ आपको ये सब प्रोवाइड कर रही है, तो आपको कहीं ना कहीं अहिंसा का प्रिंसिपल फॉलो करके नॉन किलिंग ऑफ एनिमल्स करना चाहिए। तो यहाँ से जो सेक्रीफाइस था वो लार्ज स्केल पे डिक्रीज हुआ। ठीक है, तो आपकी जो कैटल वेल्थ है, कैटल वेल्थ काफ़ी लार्ज स्केल पे डिटीरियोरेट कर गई थी ड्यू टू द कल्ट ऑफ सेक्रीफाइस। तो इस कैटल वेल्थ को इन्होंने क्या है, रिस्टोर किया, रिस्टोर्ड द कैटल वेल्थ ऑफ द कंट्री। और जो कैटल का यूज होगा उससे आपका एक तो एनिमल हस्बेंड्री में प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, मतलब आपका जीडीपी बढ़ेगा। सेकंड क्या होगा, बुल का यूज करोगे आप एग्रीकल्चर में, तो लार्ज स्केल किलिंग ऑफ बुल्स की वजह से भी आपका एग्रीकल्चर इंपैक्ट हो रहा था, उसकी प्रोडक्टिविटी लिमिट कर रही थी। तो यहाँ से प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी, ठीक है, जीडीपी भी बढ़ेगा और इकोनॉमी राइज करेगी। 6th पॉइंट, यूजरी। ब्राह्मणिक और स्क्रिप्चर्स में क्या डिपिक्ट किया है कि लैंडिंग मनी ऑन इंटरेस्ट, लैंडिंग मनी ऑन इंटरेस्ट इज अ बैड प्रैक्टिस। तो ब्राह्मणिकल स्क्रिप्चर्स में बोला गया है लैंडिंग मनी ऑन इंटरेस्ट इज अ बैड प्रैक्टिस। इट रिप्रेजेंट्स अ ग्रीड ऑन द पार्ट ऑफ द लैंडर। ठीक है, इसको काउंटर किया आपका बुद्धिज्म ने। बुद्धा बोलते हैं कि यूजरी क्या है, इट इज नॉट अ बैड प्रैक्टिस। आपका जब मनी ऑन इंटरेस्ट देते हो, आप जब, तो बिना उसके क्या है, इससे कैपिटल आएगी और इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी। ठीक है, तो उससे क्या होगा, आपकी ग्रोथ होगी, ग्रोथ से ज़्यादा आपकी लाइवलीहुड्स जनरेट होंगे, जॉब जनरेट होंगी, तो आपकी सोसाइटी में प्रोस्पेरिटी आ जाएगी। ठीक है, तो हाउ कुड दिस लैंडिंग मनी ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, जिससे आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है, हाउ कुड इट बी बैड। तो उन्होंने बोला कि यहां पे भी इन्होंने ये बोला कि मिडिल पाथ फॉलो करो। यूजरी इज बैड जब आप क्या है, बहुत ही हाइयर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, एग्जॉर्बिटेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट पे अगर आप पैसा लैंड कर रहे हो, एक्सप्लॉइट कर रहे हो किसी को, दैट इज बैड। ठीक है, हमने देखा कि ब्रिटिश पीरियड में जो मनी लैंडर्स थे एक्सप्लॉइटेटिव प्रैक्टिसेस फॉलो करते थे, साहूकार थे, लार्ज इंटरेस्ट पे किसानों को, गरीब किसानों को क्या है, वो इतने पे वो पैसा मुहैया करवाते थे, प्रिंसिपल देते थे। तो किसान क्या है, डेट ट्रैप में आ जाता, उससे सुसाइड कर लेता था। ठीक है, तो इसी से निकलने के लिए आपका, ये बाद में भी कंटिन्यू किया इंडिया में, तो इससे निकलने के लिए आपका 2015 में पीएम मोदी ने प्रधानमंत्री जन धन योजना लॉन्च की, जिससे क्या ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का फाइनेंशियल इंक्लूजन हो, बैंकिंग सिस्टम में आए। तो बैंकिंग सिस्टम में क्या है, जो आपका मनी ऑन इंटरेस्ट है वो रेगुलेटेड रहता है। ठीक है, 7th पॉइंट क्या है कि जो वैश्याज थे, ठीक है, वैश्याज दे वर द न्यूली इमर्ज्ड दे वर द रिचर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। क्योंकि हम देखेंगे कि इस टाइम पे क्या है, ट्रेड बहुत ही ज़्यादा राइज करेगा, तो ट्रेड में सबसे ज़्यादा पार्टिसिपेट किया आपका वैश्याज ने, तो उसकी वजह से उनकी वेल्थ इनॉर्मसली इंक्रीज हो गई। लेकिन उनका कास्ट स्टेटस में अब वो क्या है, ब्राह्मण्स और क्षत्रिय से नीचे लाई करते हैं। तो उनका जो वेल्थ है, वेल्थ जितनी थी, इट वॉज नॉट प्रोपोर्शनल, ठीक है, नॉट कमेंसुरेट विद देयर कास्ट स्टेटस के बराबर नहीं था। ठीक है, कमेंसुरेट। तो
इन्होंने भी क्या है, ये डिमांड की कुछ ऐसा रिलीजन आए जो उनके स्टेटस को सपोर्ट कर सके। सी ड्यूरिंग द टाइम ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, फ्रेंच रिवॉल्यूशन में भी ऐसे ही हुआ था। आपके जो थर्ड एस्टेट था, आपकी जितनी प्रिविलेजेस मिली थी, क्लर्जी, नोबिलिटी, तो जो कॉमन मैन थे उसमें क्या थर्ड एस्टेट में थे आपके मर्चेंट्स। तो उस टाइम पे कैपिटलिज्म का राइज होगा, आप देखेंगे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को प्रिसाइड करेगा, तो उनकी वेल्थ एकदम से इंक्रीज होगी। डॉक्टर्स, लॉयर्स और इंजीनियर्स जो टाइप के जो लोग थे, उन्होंने ये डिमांड की कि सी हमारा स्टेटस क्या है, हमारे उसको वेल्थ को मैच नहीं कर रहा है, तो उन्होंने रिवोल्ट कर दिया अगेंस्ट द मोनार्की, और ये जो क्लर्जी का नेक्सस था। सेम हुआ था आपका कहाँ पे, आप मॉडर्न हिस्ट्री में जब पढ़ोगे तो बोला जाता है जो आपकी इंडियन मिडिल क्लास है, ठीक है, एजुकेटेड क्लास थी, सबसे पहले वो गैदर हुई कहाँ पे, कांग्रेस के प्लेटफॉर्म पे, एक हेडक्वार्टर मिला। तो ये जो मिडिल क्लास थी, इन्होंने क्या डिमांड किया कि इन्होंने सबसे पहले डिमांड किया इंडिजनाइजेशन ऑफ सिविल सर्विसेज, हमें भी एडमिनिस्ट्रेशन में पार्टिसिपेट करने का मौका मिलना चाहिए, क्योंकि हमने इतनी एजुकेशन अटेन कर ली है, लेकिन आप हमारा जो है एम्प्लॉयमेंट स्टेटस उसके इक्विवेलेंट नहीं है, ना ही हम पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, गवर्नेंस कैसे होगा कंट्री का उसमें भी नहीं पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो हमारा स्टेटस मैच नहीं करता। तो उन्होंने भी क्या प्रोटेस्ट मूवमेंट स्टार्ट कर दी, ठीक है। तो ये वैश्याज को भी सपोर्ट किया। अब इससे क्या पता चलता है, सी फिफ्थ, सिक्स्थ और सेवंथ, यहाँ से वेल्थ, कैटल पॉपुलेशन इंक्रीज हुई, एग्रीकल्चर राइज करेगा, ठीक है, जिसकी वजह से प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। यहाँ से भी प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है और यहाँ से भी आपका क्या है, वैश्याज ने की भी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। तो इन्होंने क्या है, ट्रेड, प्रोडक्टिविटी और वेल्थ को भी ऑगमेंट किया। सी इसलिए क्या है, वैश्याज जब इन्होंने इगैलिटेरियनिज्म का कंसेप्ट दिया बुद्धा ने कि एवरीवन शुड बी ट्रीटेड इक्वली, तो वैश्याज जिनको बोला जाता था सेठीज, सेठ लोग जो होते थे, मर्चेंट्स, उन्होंने क्या है लार्ज स्केल पे आपका बुद्धिज्म को पैट्रोनाइज किया, ठीक है, चैरिटी दी टू द मॉन्क्स। इसके बाद हम देखेंगे सी और क्या कंट्रीब्यूशन रहा बुद्धिज्म का। सी बुद्धिज्म का कंट्रीब्यूशन हम देखेंगे आर्ट, आर्किटेक्चर और लिटरेचर में बहुत रहा। ये डिटेल में आप पढ़ोगे व्हेन यू विल रीड अबाउट द आर्ट एंड कल्चर ऑफ इंडिया, ठीक है। अभी हम ब्रीफ में देख लेते हैं लिटरेचर में क्या कंट्रीब्यूशन रहा। सबसे पहले हम देखेंगे कि पाली जो टेक्स्ट है, पाली लैंग्वेज को इन्होंने इनरिच किया, पाली कैनन को और ग्रामेटिकली इनरिच किया, ठीक है। एक तो ये हो गया। इनिशियली हम देखेंगे बुद्धिस्ट काउंसिल बुलाए जाते थे, जिसमें मल्टीपल वॉल्यूम्स ऑफ बुक्स लिखी जाती थी, बुद्धा की टीचिंग्स को कोडिफाई और इन राइटिंग फॉर्म प्रोड्यूस किया जाता था। तो वहाँ से जो वोकेबलरी बढ़ी, जो पाली जो कैनन और पाली लिटरेचर को और इनरिचमेंट मिली, ठीक है। सेकंड हम ये देखेंगे, सी संस्कृत को भी हाइब्रिडाइज्ड होगी। आपका हम देखेंगे 1st से 3rd सेंचुरी एडी। संस्कृत में बहुत सारे पाली वर्ड्स इंट्रोड्यूस किए गए, तो संस्कृत का क्या है, संस्कृत कहीं ना कहीं ट्रांसफॉर्म हो गई, तो इसको बोलते हैं हाइब्रिडाइज्ड संस्कृत। सी पाली इज द लैंग्वेज ऑफ कॉमन पीपल, यहाँ पे भी संस्कृत का डाइल्यूशन हुआ, तो इनको क्या बोलते हैं, ये जो डाइल्यूशन हुआ संस्कृत का, ये दोनों जगह पे इनको बोला गया अपभ्रंशा, डाइल्यूशन ऑफ प्योरिटी ऑफ संस्कृत, अपभ्रंशा राइटिंग्स, मतलब एडल्ट्रेटेड राइटिंग्स, ठीक है। ये आपका कहीं ना कहीं लिटरेचर हो गया, ठीक है। लैंग्वेज का डेवलपमेंट कैसे हुआ। अब हम देखेंगे आर्किटेक्चर में, हम देखेंगे कि वेरियस स्तूपास बनाए गए, ठीक है, चैत्य बनाए गए। सी स्तूपा और चैत्य में क्या डिफरेंस है। स्तूपा क्या है, इट्स अ काइंड ऑफ ए स्ट्रक्चर जहां पे आपका क्या है रिलीजियस, इसको हम रिलीजियस प्लेस मान सकते हैं। हम देखेंगे जब बुद्धा का डिमाइज हुआ, उनको निर्वाणा अटेन हुआ, तो बुद्धा की एशेज और जो सिंबल्स और अलग अलग बिलोंगिंग्स थे वो उनके डिसाइपल्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दी गई। तो अलग अलग जगह पे जो उनकी एशेज और ये सिंबल्स थे, ठीक है, उनके कपड़े और अदर बिलोंगिंग्स, तो उनके ऊपर एक स्ट्रक्चर इरेक्ट कर दिया गया, उसको बोलते हैं स्तूपा। तो उस जो स्ट्रक्चर है उसकी वर्शिप की जाती है, ठीक है।
ऐसी चैत्य होगा और विहारा होगा। तो चैत्य है आपका स्तूपा में स्तूपा में लाई करता है, ठीक है। इट्स अ काइंड ऑफ ए होल, पिलर्ड होल होता है, तो इट इज अ प्लेस ऑफ वर्शिप। स्तूपा में लाई करता है चैत्य और इट रिप्रेजेंट्स अ पिलर्ड होल, ठीक है। यहाँ पे बैठ के लोग आपका वर्शिप करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, प्रेयर करते हैं। विहारा क्या है? सी विहारा इज अ रेजिडेंशियल प्लेस फॉर मॉन्क्स। हम देखेंगे कि मॉन्क्स है एक जगह से दूसरी जगह पे लगातार कंटिन्यूसली वॉन्डर करते रहते, एक जगह पे सेटल नहीं होते थे। तो जो अलग अलग किंगडम्स, अलग अलग किंग्स ने क्या है, इनको पेट्रोनेज दी गई और स्पेशल प्लेसेस डिजाइन किए गए जहां पे टेम्पररी शेल्टर्स बनाए गए आपके मॉन्क्स के रेजिडेंस के पर्पज के लिए। इनको बोला गया विहारा, ठीक है। दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन 2013 प्रीलिम्स। स्तूपा, चैत्य, विहारा, और साथ के साथ हम देखेंगे केव आर्किटेक्चर भी डेवलप हुआ। ऐसा क्यों? कि सब जब ये उस टाइम पे जंगल्स बहुत ज़्यादा थे, हिल्स थे, तो हिल्स में क्या है आपके स्पेशली जो आपके जो मॉन्क्स हैं वो कंटिन्यूसली वॉन्डर करेंगे, वो सेटल नहीं होंगे अपने रिलीजन को प्रोपगेट करने के लिए, प्रीच करने के लिए, ठीक है, स्प्रेड करने के लिए। तो वो खाली क्या है रेस्ट लेते थे जब बारिश होती थी रेनी सीजन में, तो उनको हाइड करने के लिए एक शेल्टर चाहिए होता था। तो वहाँ की जो केव्स हैं, ठीक है, उनमें कार्व किए जाते थे, कार्विंग की जाती थी, जहाँ पे क्या है एक काइंड ऑफ रेजिडेंशियल प्लेस बनाया जाता था, जहाँ पे विहाराज भी मिलेंगे आपको, ठीक है, इनके रेस्ट के लिए केव्स में, जंगल्स में। तो वहाँ से एक टाइप ऑफ केव आर्किटेक्चर भी आपका इमर्ज हुआ। आर्ट में हम पढ़ेंगे गंधारा आर्ट, मथुरा आर्ट, ठीक है, साथ साथ अमरावती आर्ट ऑफ बुद्धिस्ट स्कूल। तो ये डिफरेंट स्कूल ऑफ आर्ट है, गांधारा, मथुरा और अमरावती आर्ट एंड कल्चर में पढ़ेंगे। तो ये भी आपका बुद्धिस्ट का कंट्रीब्यूशन रहा। यहाँ पे क्या स्कल्पचर्स मिलेंगे आपको, ठीक है, बुद्धा की इमेजेस बनी मिलेगी आपको बड़ी बड़ी। तो सबसे पहले जो इमेज वर्शिप हुई थी, ये माना जाता है कि बुद्धा के स्कल्पचर की हुई थी, ठीक है। और क्या मिलेगा? पेंटिंग्स भी मिलेंगी आपको, केव पेंटिंग्स। ये जो केव में अगर रेजिडेंशियल प्लेस बनाया गया तो उनको डेकोरेट भी किया जाता था, तो पेंटिंग्स बनाई जाती थी। तो हम देखेंगे अजंता पेंटिंग्स, एलोरा पेंटिंग्स, ठीक है। स्तूपा हम देखेंगे सांची में, सांची स्तूपा, बरहुत स्तूपा, राजगीर स्तूपा, ये दोनों है एमपी में आपका, सांची और बरहुत। तो ये आपका आर्ट एंड कल्चर में डिटेल में पढ़ाया जाएगा। अब हम देखने की कोशिश करते हैं कि 9th पॉइंट क्या रहेगा और क्या क्या कंट्रीब्यूशन रहा आपका बुद्धा का। तो हम देखेंगे कि बुद्धा प्रोपाउंडेड ह्यूमैनिस्टिक फिलॉसफी, ह्यूमैनिज्म प्रोपाउंड किया, ठीक है। बुद्धा ने बोला कि एवरी इंडिविजुअल शुड बी ड्रिवन बाय 2 क्वालिटीज। ये 2 क्वालिटी कौन कौन सी होंगी? एक तो होगी मेधी, ठीक है, मेधी मतलब फेलो फीलिंग, फेलो फीलिंग। इसी को ही इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कैसे रिप्रेजेंट किया गया? फ्रेटर्निटी, भाईचारा, ब्रदरहुड, ठीक है। सेकंड उन्होंने बोला कि ह्यूमन बीइंग शुड बी ड्रिवन बाय करुणा, ठीक है, दैट इज कंपैशन। तो इन्होंने क्या वेरियस ड्यूटीज दी, वेरियस सेक्शन ऑफ सोसाइटी को ड्यूटीज ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट दिया कि उनको कैसे बिहेवियर होना चाहिए, उनका बिहेवियर कैसा होना चाहिए। उनका बिहेवियर होना चाहिए ह्यूमनिस्टिक बिहेवियर, ठीक है। उनको अपनी वेरियस ड्यूटीज, ऑब्लिगेशंस और रिस्पॉन्सिबिलिटीज फुलफिल अच्छे से करनी है। जैसे पेरेंट्स को अपना रोल अच्छे से निभाना है टुवर्ड्स द केयरिंग ऑफ देयर चिल्ड्रन, ठीक है।
साथ के साथ चिल्ड्रन को भी अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करनी है। उन्होंने बोला कि किंग को, अपने लोगों को, सब्जेक्ट्स को, ठीक है, एज ए फादर, किंग को एज ए फादर फिगर होना चाहिए, ठीक है, हु शुड बिलीव इन द वेलफेयर ऑफ हिज सब्जेक्ट्स, ठीक है, जो राम राज्य ले आए, ठीक है, हेवन को ही अर्थ पे ले आए। जैसा कि बोलते हैं, हेगल बोलते हैं, मार्च ऑफ स्टेट इज द मार्च ऑफ गॉड ऑन अर्थ। ऐसे हमने देखा कि मास्टर, जो मास्टर्स होते हैं उनको अपने स्लेव्स को अच्छे तरीके से ट्रीट करना चाहिए इन ए ह्यूमैनिस्टिक मैनर, ठीक है। सिमिलरली इन्होंने बोला एम्प्लॉयर को भी रेगुलर एम्प्लॉयज का वेलफेयर देखना चाहिए, ठीक है, उनका एक्सप्लॉइटेशन नहीं करना चाहिए। सिमिलरली उन्होंने बोला जो आम आदमी है, कॉमन मैन है, ठीक है, उनको रेगुलर रिस्पेक्ट देनी चाहिए, ठीक है, चैरिटी देनी चाहिए टू द मॉन्क्स, क्योंकि मॉन्क्स जो होते हैं, भिक्षुज होते हैं, वो तो प्रोडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते, वो तो आपका क्या है, भिक्षा और आर्म्स पे ही डिपेंडेंट रहते हैं। तो इन्होंने वेरियस ड्यूटीज दी कैसे सोसाइटी को स्ट्रक्चर करना चाहिए। फिर 10th पॉइंट, सिर्फ उस टाइम पे क्या हुआ था, हम देखते हैं कि सोसाइटी में फास्ट स्केल चेंजेस आ रहे थे। सोसाइटी के वेरियस इंस्टीट्यूशंस, क्योंकि हम देखते हैं कि इकोनॉमिक बड़ी रैपिडली चेंज कर रही थी, तो इस रैपिड चेंज को सपोर्ट करने के लिए सोसाइटल चेंज, रिलीजन चेंज, हम देखेंगे कितने रिलीजियस मूवमेंट्स आई, ठीक है। इसके साथ साथ प्राइवेट प्रॉपर्टी और इनइक्वालिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, ठीक है। साथ साथ हम देखेंगे कि नई टाइप की ड्रेस आने लगे, न्यू टाइप्स ऑफ कस्टम्स आए, तो कुछ लोगों को ये पसंद नहीं आया। जो सोसाइटी में इतने रैपिड चेंजेस हो रहे थे, वो दे वांटेड टू गो बैक टू द पास्ट, ठीक है। ये हमेशा ही होता है, जब लार्ज स्केल चेंजेस होते हैं तो सोसाइटी में कुछ सेक्शंस उसको रेजिस्ट करते हैं, इनको बोलते हैं हम ट्रेडिशनलिस्ट्स। और जो चेंजेस को सपोर्ट करते हैं उनको बोलते हैं मॉडर्निस्ट, बिकॉज दे वांट चेंज। तो ट्रेडिशनलिस्ट थे, दे डिस्पाइज्ड द न्यू सोसाइटी, न्यू कल्चर, न्यू लैंग्वेजेस, न्यू काइंड ऑफ ड्रेस, न्यू टाइप ऑफ प्रॉपर्टीज, ठीक है, इतनी ज़्यादा वेल्थ बढ़ गई थी। कॉइन और करेंसी का हम देखेंगे कि वो कॉइन और करेंसी यूज आना स्टार्ट हो गया था उसका, तो इनइक्वालिटी इतनी बढ़ रही थी, तो दे अबहॉर्ड, दे हेटेड दिस चेंज। तो उनके लिए भी इन्होंने अकोमोडेट किया, और उनको क्या है, संघ का, बुद्धिस्ट संघ में अकोमोडेट होने के लिए, ठीक है, एक वे दिखाया। बुद्धिस्ट संघ में आपका क्या होगा, फेथ, ठीक है, हु बिलीव इन द फेथ ऑफ बुद्धा, कॉन्टिनेंस, ब्रह्मचार्य, ठीक है, प्योरिटी आपका, और पॉवर्टी, मतलब आपको ज़्यादा वेल्थ गेन नहीं करनी, जितना आप माइंड, बॉडी और सोल को टुगेदर रख सकें, तो सिंपल वे ऑफ लाइफ पे आप वापस जाइए। तो इनको भी इन्होंने अकोमोडेट किया, ठीक है। आज स्पेक्ट्रम देख रहे हो, एक तो प्योर ट्रेडिशनलिस्ट, और साथ के साथ जो लार्ज स्केल इकोनॉमिक चेंजेस है उनको भी आइडियोलॉजिकल सपोर्ट मिला। दोनों जगह बैलेंस करके कैसे चलाया जा रहा है, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं 11th पॉइंट, सी बुद्धिज्म के दौरान लार्ज स्केल ग्लोबल यूनिवर्सिटीज का इंडिया में ऑनसेट हुआ, ठीक है, जहां पे क्या है, ऑल ओवर द वर्ल्ड स्टूडेंट्स आते थे इन ग्लोबल यूनिवर्सिटीज में पढ़ने के लिए। ये ज़्यादातर क्या थी, आपकी बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटीज थी। सी नालंदा और विक्रमशिला हमने देखा बिहार में, ये दोनों बिहार में है, ठीक है। साथ के साथ वल्लभी सेंटर ऑफ लर्निंग था, यहाँ पे जैन स्टडीज भी होती थी और बुद्धिस्ट स्टडीज भी होती थी, ये आपका गुजरात में। तो दे बिकेम ग्लोबल सेंटर्स ऑफ लर्निंग। तो ये भी कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूशन रहा बुद्धिज्म का, ठीक है। सी यहां पे आए आपके नालंदा में फाहिन और जुआनजैंग, ये दो आपके क्या थे, चाइनीज ट्रेवलर्स थे, चाइनीज
जो स्टूडेंट्स थे वो आए यहाँ पे क्या है नालंदा में एडमिशन लेने के लिए और आपकी जो इंडियन सोसाइटी को पढ़ने के लिए, और अलग अलग लोग अलग अलग जगह से, आपके तिब्बत से आपके स्पेशली, और अलग अलग श्रीलंका और अलग अलग जगह से आके यहाँ पे पढ़ते थे। तो यहाँ से उन्होंने बुद्धिस्ट फिलॉसफी लर्न की, यहाँ से मल्टीपल बुक्स लेके गए वो, और इन बुक्स के थ्रू इन्होंने अपने रीजन में, अलग अलग रीजन में बुद्धिज़्म को प्रोपगेट किया। ठीक है, साथ के साथ हम ये भी देखेंगे कि सी ये जो ग्लोबल सेंटर्स ऑफ लर्निंग है, जब ये दो इंडिविजुअल्स आए इन्होंने प्रोपगेट किया, तो इसकी वजह से रिलीजन का भी एक्सपेंशन हुआ बुद्धिज़्म का। तो इट्स अ काइंड ऑफ ए क्विड प्रो को। यहाँ से क्या बुद्धिस्ट क्या है, इनको आपका जो ये सेंटर्स ऑफ लर्निंग इनको हेल्प कर रहे हैं, और ये इंटर्न बुद्धिज़्म को प्रोपगेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे नालंदा में आपको एंटर होने से पहले इनको एंट्रेंस टेस्ट देना पड़ता था। सी यहाँ पे क्या है, गेट कीपर होता था, द्वारपाल। तो इसमें भी एक मिनिमम टाइप ऑफ क्या, इस एंट्रेंस टेस्ट में मिनिमम टाइप ऑफ विजडम और एप्टीट्यूड होना चाहिए, तभी आप नालंदा में स्टडीज कर सकते हो। तो ये जो गेट कीपर था, द्वारपाल था, ये मल्टीपल क्वेश्चंस पूछता था टू द इनकमिंग स्टूडेंट्स। ठीक है, जो इन क्वेश्चंस को सेटिस्फैक्टरीली आंसर कर पाते थे, दे वर एडमिटेड इनटू द दीज यूनिवर्सिटीज। और क्या कंट्रीब्यूशन रहा? ठीक है, तो हमने ये तो देख लिया, ह्यूमैनिज्म आया, सोसाइटी आई और ग्लोबल यूनिवर्सिटीज आई। एक और देखते हैं, सी अशोका ने क्या है, हमने देखा कलिंग वार के बाद जो भैरी घोष, मतलब आपका कॉन्क्वेस्ट थ्रू वॉर, आपको एक्सपेंशन करना है, अपने किंगडम को कॉन्क्वेस्ट करना है, तो वॉर के थ्रू कर सकते हो आप। ये पॉलिसी आपकी सबसे पहले आपके बिंबिसार ने सबसे पहले स्टार्ट करी थी, हु वाज द फाउंडर ऑफ द मगधन एम्पायर। तो ये 200 साल तक ये पॉलिसी चली, जिसकी वजह से जो इनके सब सक्सेसर्स ने पॉलिसी फॉलो की, भैरी घोष, दैट इज एक्सपेंशन ऑफ किंगडम थ्रू फिजिकल कॉन्क्वेस्ट और वार कैंपेन्स। 200 साल तक ये चली। अशोका ने भी इस पॉलिसी को फॉलो किया कलिंग वार में, जिससे क्या लार्ज स्केल ब्लडशेड हुआ। तो फाइनली अशोका ने इस पॉलिसी को रिप्लेस कर दिया धम्म घोष के साथ। ही वॉज इंस्पायर्ड बाय द बुद्धिस्ट आइडियल ऑफ नॉन वायलेंस। ठीक है, बुद्धिस्ट आइडियल ऑफ अहिंसा। तो उन्होंने क्या बोला कि वॉर के थ्रू कॉन्क्वेस्ट नहीं करेंगे, कल्चरल कॉन्क्वेस्ट किया जाएगा। मतलब ऐसी मॉरल लीडरशिप प्रोवाइड की जाएगी, लोगों के हार्ट्स और माइंड्स जीतो। ठीक है, उनको बल के थ्रू नहीं, थ्रू लव एक्वायर उनका कॉन्फिडेंस जीतो। ठीक है, उनको कल्चर, आपका क्या रिलीजन और आपका बुद्धिज्म को प्रोपगेट करो, मल्टीपल प्रिंसिपल्स को प्रोपगेट करो, और उसके थ्रू आप कन्क्वेस्ट करने की कोशिश करो। ठीक है, तो ये आपके मल्टीपल कॉन्ट्रीब्यूशंस रहे आपके बुद्धिज्म के। अब हम देखते हैं कि बुद्धिज्म का डिक्लाइन कैसे हुआ, उसके पीछे मेजर रीजन क्या था। सो हम देखने की कोशिश करते हैं कि बुद्धिज्म का डिक्लाइन हुआ वो किस किस फैक्टर्स की वजह से हुआ। सी फर्स्ट फैक्टर क्या था कि मल्टीपल डोनेशंस और चैरिटी आती थी टू द बुद्धिस्ट मॉन्क्स। ये जो चैरिटी आई और डोनेशन आई, सी ये आती थी आपके मल्टीपल सोर्सेज से। एक तो जो ले फॉलोवर्स थे, जो आम आदमी हैं, वो जो डोनेशन देते थे। ठीक है, फिर हम देखते हैं किंग की भी पैट्रोनेज मिलती थी। हम देते हैं कि बुद्धिस्ट मॉन्क्स को और मोनेस्ट्रीज को क्या है, रेवेन्यू दिए, आपके मल्टीपल विलेजेस दिए गए। जैसे नालंदा में कितने बहुत सारे विलेजेस थे, जाकर जो रेवेन्यू है वो आपका नालंदा की अपकीप के लिए यूज होता था। फिर हमने देखा कि सेठीज और मर्चेंट्स ने भी जनरस डोनेशंस दी। तो इन डोनेशंस की वजह से द मोनेस्ट्रीज और संघ बिकेम एक्सट्रीमली रिच। इससे क्या होगा, जो यहाँ के मॉन्क्स थे उनका बिल्कुल लाइफस्टाइल ही चेंज हो गया। ठीक है, दे स्टार्टेड वेयरिंग गोल्ड ऑर्नामेंट्स। ठीक है, और एक्सपेंसिव रोब्स, एक्सपेंसिव क्लॉथ्स, दे स्टार्टेड वेयरिंग एक्सपेंसिव रोब्स एंड क्लॉथ्स। ठीक है, साथ के साथ हम ये देखेंगे कि
बुद्धिस्ट फेथ में, बुद्धिस्ट ऑर्डर में क्या इन्होंने प्रोपगेट किया था कि आपका जो मॉन्क्स है उनको पॉवर्टी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, खाली इतनी ही चैरिटी लेनी पड़ेगी। इसका भी रूल था कि भिक्षु कितनी भिक्षा ले सकता है, वो रूल पूरा सेटअप किया गया है आपका विनय पिटका में। विनय पिटका हमने देखा कि 3 पिटका थी, 3 बास्केट ऑफ डिस्कोर्सेस थी, उसमें से उन्होंने बोला कि आपके जो संघ है उसमें कौन कौन से रूल्स फॉलो करेंगे। तो उसमें बोला कि उसमें डिफाइन किया गया, लिमिट पुट की गई, आप इतनी ही चैरिटी ले सकते हो कि यू कैन कीप योर बॉडी माइंड एंड सोल टुगेदर। ठीक है, बस पॉवर्टी में आपको रहना है, क्योंकि अगर आप पैसा आएगा तो आप में आ जाएगी ग्रीड। तो ग्रीड क्या है? इट्स ए पार्ट ऑफ है तृष्णा। तो आप क्या है, जिस पर्पज के लिए आए हो संघ में निर्वाण अटेन करने के लिए, वो नहीं कर पाओगे। साथ साथ हमने देखा कि वुमेन को भी इंट्रोड्यूस आपका क्या है, कहीं ना कहीं बुद्धिस्ट फोल्ड में इंडक्शन होती थी। तो बुद्धा के डिसाइपल थे आनंद। बुद्धा, आनंद ने कन्विंस किया बुद्धा को कि वुमेन की एंट्री परमिट होनी चाहिए इनटू द बुद्धिस्ट फोल्ड, इनटू द संघ। तो बुद्धा ने बोला कि अगर वुमेन को परमिट किया जाता है तो रिलीजन की ड्यूरेशन हमारी कम हो जाएगी। ठीक है, जब तक 1000 साल तक अगर रिलीजन सर्वाइव कर सकता है तो हमारा खाली 500 साल तक ही सर्वाइव करेगा। ये बुद्धा की एग्जैक्ट स्टेटमेंट थी। ऐसा क्यों है? क्योंकि जो मॉन्क्स थे दे स्टार्टेड दीज वुमेन एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ लस्ट। ठीक है, तो लस्ट में भी नहीं कर सकते हैं वो, बिकॉज इट इज ऑल्सो अ सिन। ये भी तृष्णा और डिजायर को जनरेट करता है। तो वो कहीं ना कहीं ये आपके कहीं ना कहीं जो आपके जो बेसिक मूलभूत जो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स थे और कोड ऑफ कंडक्ट थे उनको बिल्कुल डिस्कार्ड कर दिया आपका बुद्धिस्ट मॉन्क्स ने। फर्स्ट तो ये था आपका रीजन जिसकी वजह से डिक्लाइन होगा। क्यों इसका डिक्लाइन क्यों होगा? क्योंकि आप ओरिजिनल प्रिंसिपल्स को ही फॉलो नहीं कर रहे हो। तो जिन प्रिंसिपल्स के बेसिस पे आपका राइज हो रहा है तो वो फॉलो नहीं कर रहे हो तो आपका डिके कर जाएगा, रिलीजन डिजनरेट कर जाएगा। तो बुद्धिस्ट क्या है, वो ब्राह्मण्स की तरह ही हो जाएंगे। ठीक है, जैसे ब्राह्मण्स थे जिनके खिलाफ रिवॉल्यूशन आया बुद्धिज्म का, तो दे विल स्टार्ट अप्रोचिंग टुवर्ड्स द ब्राह्मण्स प्रैक्टिसेस। तो उसमें क्या डिफरेंस रहेगा आपका? बुद्धिज्म और ब्राह्मणिज्म में कोई डिफरेंस ही नहीं रह जाएगा। तो आपकी जो एक डिस्टिंक्ट और यूनिक क्वालिटी है बुद्धिज्म की वो चली जाएगी। ठीक है, इसी की वजह से आपका ये सर्वाइव नहीं कर पाएगा। सी दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, बुद्धा ने क्या बोला? बुद्धा की जो ओरिजिनल था उसमें बुद्धा ने सुपरस्टिशंस, इमेज वर्शिप, इन सबको डिनाउंस किया था। इमेज वर्शिप, सुपरस्टिशंस, ठीक है, मंत्र एंड तंत्र। लेकिन हम देखेंगे कि बुद्धिज्म इवॉल्व हुआ फर्दर महायान और वज्रायन बुद्धिज्म में, और महायान और वज्रायन बुद्धिज्म में यही प्रैक्टिसेस फॉलो होने लग गई। सी महायान में इमेज वर्शिप भी फॉलो होती थी। ठीक है, सुपरस्टिशंस भी थे, वेरियस मिथ्स जनरेट हुए। और वज्रायन में, वज्रायन मतलब आपका वज्रायन हम ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं। किसी वज्र मतलब डायमंड। तो आपका अगर फास्टर स्पीड में आपको निर्वाण अटेन करना है उसके लिए आप मंत्र और तंत्र करो। ठीक है, तो ये जो प्रैक्टिसेस थी ये तो आपका ब्राह्मणिकल रिलीजन में भी थी। तो आपका क्या है, कोई डिफरेंस नहीं रहा। तो इसकी वजह से आपका डिके आना स्टार्ट हो गया, डिक्लाइन आना स्टार्ट हो गया। थर्ड, ठीक है, ये जो मॉन्क्स थे दे बिकेम इलिटिस्ट। ठीक है, ये अपनी मोनेस्ट्रीज में ही रहते थे। दे बिकेम शेल्टर्ड, एक क्लोज्ड स्टेटस ग्रुप उन्होंने बना लिया। दे स्टार्टेड कंसिडर देमसेल्व्स एज सुपीरियर। ठीक है, और आपको वो इलिटिस्ट लैंग्वेज भी यूज करने लगे, संस्कृत का यूज करने लग गए थे। ठीक है, तो उन्होंने क्या है, अपना जो कनेक्ट था पीपल के साथ वो तोड़ दिया। हमने क्या देखा कि बुद्धिज्म का राइज क्यों हुआ? क्योंकि आपका जो बुद्धिज्म को जो स्प्रेड किया जाता था वो पाली लैंग्वेज में स्प्रेड किया जाता था, जो कि पीपल्स लैंग्वेज थी, जिससे लोगों के बीच, लोग और मॉन्क्स का बीच में एक कनेक्शन बनता था। तो वो तो यहाँ पे सीवियर कर दिया गया, कनेक्शन कट ऑफ कर दिया गया। साथ साथ उन्होंने क्या है,
अपने आप को एलिटिस्ट समझने लगे तो आम लोगों से उन्होंने मिलना बिल्कुल बंद कर दिया, वॉन्डरिंग करनी बंद कर दी। दे बिकेम लेजी, एलिटिस्ट, शेल्टर्ड। ठीक है, अब हम देखेंगे, एक तो ये रीजन रहा, आगे फिर फर्दर कंट्रीब्यूशन नहीं रहा होगा, आपका स्प्रेड नहीं करेगा बुद्धिज्म, क्योंकि जो वॉन्डर करते थे वो एक जगह से दूसरी जगह पे, वो यहाँ पे बिल्कुल बंद हो गया था। लोगों के साथ जो कम्युनिकेशन था, कनेक्ट था, वो भी बिल्कुल टूट गया था। तो इसको क्या बोलते हैं हम कि द बुद्धिस्ट बिकेम द न्यू ब्राह्मण्स। ठीक है, इनको क्या बोला, बुद्धिस्ट बिकेम द नियो ब्राह्मण्स, बुद्धिस्ट मॉन्क्स। और क्या रीजन है इसका, इस टाइम पे क्या हुआ था, ऑर्गेनाइज्ड परसिक्यूशन भी स्टार्ट हो गया था आपका बुद्धिस्ट मॉन्क्स का और बुद्धिस्ट फॉलोअर्स का। ठीक है, किलिंग्स, रिलीजियस किलिंग स्टार्ट हो गई थी। ठीक है, मल्टीपल आपके ब्राह्मणिकल और हिंदू किंग्स आए जिन्होंने क्या है, आपके बुद्धिस्ट को परसिक्यूशन करना स्टार्ट कर दिया, किलिंग्स करनी स्टार्ट कर दी। ठीक है, उसमें देख शुंग डायनेस्टी के पुष्यमित्र शुंग, जिन्होंने ये किया, ठीक है, परसिक्यूशन किया और किलिंग्स की बुद्धिस्ट मॉन्क्स की और बुद्धिस्ट फॉलोअर्स की। इनको फॉलो किया आपका 5th सेंचुरी में हुन डायनेस्टी के अनदर, ठीक है, मिहिर काल करके राजा थे, उन्होंने भी सेम चीज को, सेम प्रैक्टिस को फॉलो किया। इन्होंने क्या है, नालंदा जो यूनिवर्सिटी है उसका भी कहीं ना कहीं क्या है, उसको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की, पार्शियल डैमेज किया उन्होंने। लेकिन सब्सिक्वेंटली नालंदा को, यूनिवर्सिटी को, ये 5th सेंचुरी की बात है, 5th सेंचुरी AD की बात है। तो नालंदा यूनिवर्सिटी को रिप्लेस किया अनदर हिंदू किंग्स, गुप्ता किंग्स ने। ठीक है, किस गुप्ता किंग ने रिस्टोर किया, आप ये कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक, इसके बाद है आपके गौड़ राज्य के, गौड़ राज्य आपका लाई करता है बंगाल में। ठीक है, इसके किंग आए जिनको बोला गया शशांक। तो शशांक क्या थे, ये शैवाइट थे, शिवा की वर्शिप करते थे। तो इन्होंने भी मास किलिंग्स की बुद्धिस्ट की, और इन्होंने जो बोधि ट्री था उसको कट कर दिया, जहां पे आपका बुद्धा का इनलाइटनमेंट मिली थी। ठीक है, तो इन्होंने भी नालंदा पे अटैक किया, लेकिन इन्हीं को ही फिर से नालंदा को रिस्टोर किया आपके बुद्धिस्ट किंग हर्षा, जो कि बुद्धिज्म जिन्होंने अडॉप्ट कर लिया था। ठीक है, तो नालंदा अभी तक फंक्शनल स्टेट में था। फिफ्थ पॉइंट हम देखेंगे, किसी लास्ट क्या है, जो फाइनल डिवाइस हुआ बुद्धिज्म का, वो था टर्किश इन्वेजन की वजह से। तुर्क्स ने इन्वेड कर दिया बंगाल को स्पेशली। तो बंगाल में जो आपके बख्तियार खिलजी थे, बख्तियार खिलजी ने भी नालंदा को बिल्कुल पूरी तरीके से डेसिमेट कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया। जो रिस्टोर किया गया था बाय डिफरेंट किंग्स, उसको डेसिमेट कर दिया। ठीक है, इन द 12th सेंचुरी, 13th सेंचुरी AD में बख्तियार खिलजी ने, ठीक है, 12th सेंचुरी AD में इन्होंने बिल्कुल डेसिमेट कर दिया। ऐसा बोला जाता है कि नालंदा में उस टाइम पे इतनी ज़्यादा बुक्स थी कि 3 महीने तक इसमें नालंदा यूनिवर्सिटी में क्या है, फायर लगी रही थी, आग लगी रही थी, बुझ नहीं पाई थी वो, इतनी ज़्यादा उसका अमाउंट में बुक्स थी। सी देयर इज वन मोर फैक्टर दैट कंट्रीब्यूटेड टू द डिक्लाइन ऑफ बुद्धिज्म इन इंडिया। सी हम ऑलरेडी 5 फैक्टर पढ़ चुके हैं, दिस इज द 6th एंड लास्ट फैक्टर। सी बुद्धिज्म क्यों आया इंडियन सबकॉन्टिनेंट में, क्योंकि जो ब्राह्मणिकल रिलीजन था आपका, हिंदू रिलीजन में कुछ नेगेटिव प्रैक्टिसेस थी, उनको चैलेंज करने के लिए बुद्धिज्म क्या एक सोशल रेवोल्यूशन लेके आया था। लेकिन जो यूनिकनेस थी, इन्हीं आपकी जो डिफॉर्मिटीज थी, इन्हीं का शिकार आपका बुद्धिज्म हो गया। ठीक है, तो हिंदू रिलीजन ने क्या किया, ब्राह्मणिकल रिलीजन ने अपने आप को रिफॉर्म भी कर लिया। ठीक है,
तो इसमें क्या है, काऊ को सैक्रेड मानने जाने लग गया, तो उसके बाद बिल्कुल किलिंग ऑफ काउज आपकी बंद हो जाएगी। ठीक है। सेकंड क्या होगा, किसी आपका वुमेन और शूद्रा को कोई भी रिलीजियस फ्रीडम नहीं थी ड्यूरिंग द वैदिक आपका लेटर वैदिक पीरियड। ठीक है। तो हिंदुइज्म में वुमेन और शूद्रा को कहीं ना कहीं रिलीजन में उतना इनकॉर्पोरेट नहीं किया गया। तो इसका रिफॉर्मेशन क्या हुआ, किसी वुमेन और शूद्रा को वेद पढ़ना मना था, वेदास पढ़ना मना था। दैट प्रैक्टिस स्टिल कंटिन्यूड, लेकिन जो पुराण्स हैं, ठीक है, इनकी रिसाइटेशन को जो पुरानिक स्टोरीज हैं और लीजेंड्स हैं, उनको वुमेन और शूद्र दोनों सुन सकते थे। ठीक है। तो यहाँ पे अकोमोडेट करने की कोशिश की गई। प्लस वुमेन और शूद्रास के लिए उनका क्या है, एक गॉड भी इमर्ज हुआ, कृष्णा, जिसको वर्शिप किया जाता था, लॉर्ड कृष्णा को। तो इसके थ्रू आपका वुमेन और शूद्रा का पार्टिसिपेशन आपका ब्राह्मणिकल रिलीजन में बढ़ाने की कोशिश की। तो जो भी थोड़ी बहुत कुछ आपकी जो नेगेटिव प्रैक्टिसेस थी हिंदुइज्म में, तो उनको कुछ ना कुछ कम करने की कोशिश की गई। साथ साथ हम देखेंगे बुद्धिज्म की जो है नेगेटिव प्रैक्टिस बढ़ गई है। हिंदुइज्म कहीं ना कहीं अपने आप को रिफॉर्म करने की कोशिश कर रहा है, तो बुद्धिज्म उतना चैलेंज नहीं दे पाया। तो वो जो स्पेस जो हिंदुइज्म ने घेरा हुआ था, उसको आपका कहीं ना कहीं सिक्योर नहीं कर पाया, तो उसकी वजह से बुद्धिज्म का डिक्लाइन होना स्टार्ट हो गया था। एक और चीज़ देखेंगे, बुद्धिज्म ने हालांकि चैलेंज किया कास्ट सिस्टम को, लेकिन जो सोशल ऑर्डर है उसको चैलेंज नहीं किया। लेकिन सोशल ऑर्डर तो आपका कास्ट इंस्टीट्यूशंस पे ही बेस्ड था, तो सोशल स्ट्रक्चर में कुछ ज़्यादा चेंज नहीं आया बुद्धिज्म के बाद भी। आपका स्टिल क्या है, सोशल स्ट्रक्चर वाज बेस्ड ऑन द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कास्ट इन अ हिरार्किकल मैनर। ठीक है। तो ये था हमारा बुद्धिज्म का, हमने देखा सिग्निफिकेंस और कंट्रीब्यूशन क्या था, और मल्टीपल फैक्टर्स देखे जिसकी वजह से बुद्धिज्म का डिक्लाइन हुआ। ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर्स में हम क्या करने की कोशिश करेंगे, वी विल ट्राई टू स्टडी द राइज ऑफ महाजनपद का राइज कैसे होगा, फैक्टर्स देखेंगे। और बाद में हम देखेंगे कि 16 महाजनपद थे, उनकी लोकेशन देखेंगे कि कहाँ कहाँ वो महाजनपद लाई करते हैं, उनको हम डिटेल में स्टडी करेंगे, सैलेंट फीचर्स भी उनकी देखेंगे।